नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र मृच्छकटिकम को एक श्रृंखला के रूप में आप लोगों के सामने लेकर के सदैव उपस्थित रहता हूं। आज हम लोग मृच्छकटिकम के छठे अंक का प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व पांचवें अंक को पूरा किया और कथा वहीं से आगे बढ़ती है और हम लोग मृच्छकटिकम के इस छठे अंक को जानेंगे। संस्कृत साहित्य के जितने भी प्रसिद्ध नाटक हैं, उन नाटकों के कुछ अंक विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, मुद्रा राक्षसम का तृतीय अंक, उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक, स्वप्न वासवदत्तम का पंचम अंक। जब हम ऐसे अंकों की चर्चा करते हैं तो इसका निहितार्थ यह है, इसका प्रतीकार्थ यह है कि नाटक में उस अंक की केंद्रीय भूमिका रही है पूरे घटना चक्र को अपनी मुट्ठी में बांधने के लिए, या उस नाटक के नामकरण को परिभाषित करने के लिए, या मानो नाटक की समग्रता उसी पर आधारित हो। उसी प्रकार मृच्छकटिकम का यह पांचवां अंक के बाद यह छठा अंक है। हम जिसको कह सकते हैं कि पूरे के पूरे मृच्छकटिकम का एक केंद्रीय अंक है। और जहां तक मृच्छकटिकम के नामकरण का प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह नामकरण का मूल भी यह छठा अंक ही है। अन्य नाटककारों ने भी अपने अंकों के कुछ न कुछ नाम दिए हैं। इससे पूर्व भी हमने मृच्छकटिकम के अन्य अंकों के नामों को पढ़ा। उसी प्रकार यह छठा अंक है जिसका एक विशिष्ट नाम है और उसका नाम है प्रवहन विपर्यय। प्रवहन का मतलब होता है गाड़ी, बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी जिसे कहते हैं। या बैलगाड़ी तो पुराने जमाने में चूंकि बैलगाड़ी होते थे इसलिए उसे हम प्रवहन के लिए बैलगाड़ी शब्द लगा लेते हैं, लेकिन पशुओं के द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ी है हम उनको सामान्य रूप से प्रवहन कहते हैं। और विपर्यय का मतलब होता है बदलना, परिवर्तन, यानी गाड़ी का परिवर्तन। हम इनके ऊपर में विशिष्ट टिप्पणी अपने आगे के व्याख्यान में करेंगे, लेकिन इस मृच्छकटिकम के कथा पक्ष को हम संक्षिप्त रूप में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पंचम अंक में पढ़ा जाना कि वसंत सेना अपने आभूषण को लेकर के, आभूषण के स्वर्णाभूषण के पात्र लेकर के और एक प्रकार से चारुदत्त से एकांत मिलन के लिए आती है। उसके बाद की कहानी चलती है और यह छठा अंक प्रारंभ होता है। वसंत सेना चारुदत्त की पत्नी को उसकी जो रत्नमाला है लौटाना चाहती है। आप लोग स्मरण कर पा रहे होंगे कि रत्नमाला यहां पर क्या है। यह चारुदत्त की पत्नी जो धूता है उस धूता का यह रत्नमाला है। आज के संदर्भ में हम जिसे मंगल सूत्र कह लेते हैं, मानो उसी प्रकार यह धूता का अमूल्य बहुमूल्य यह आभूषण है जो पति से कदाचित उनको प्राप्त हुआ होगा। तो वह आभूषण सोने में जो चोरी में गए हुए वसंत सेना के स्वर्णाभूषण के बदले में धूता ने उसे वसंत सेना तक पहुंचवा दिया था विदूषक के हाथ से। तो उसी रत्नमाला को अब वसंत सेना लौटाने के लिए आई है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करती। इसी बीच में रोहसेन है जो खेलने के लिए सोने की गाड़ी की मांग करता है। रोहसेन जो कि चारुदत्त और धूता का पुत्र है, वह अपने बालपन में है, बचपन में है, और वह सोने के आभूषण के, क्योंकि उनके अन्य जो मित्र हैं, अन्य जो उनके छोटे बच्चे जो मित्र हैं, वे अपने बहुमूल्य आभूषणों से निर्मित यानी धातुओं से निर्मित गाड़ियों से खेल रहे हैं। तो यह भी जिद कर बैठता है कि उन्हें भी सोने की गाड़ी चाहिए। लेकिन जो चारुदत्त की जो चेटी है रदनिका, वह उसे मिट्टी की गाड़ी देती है। ध्यान रखेंगे, यही मिट्टी की गाड़ी जिसको कि मृत शकटिका यानी मृच्छकटिका शब्द से अभिप्रेत किया गया है। तो यहीं पर हम पहली बार मिट्टी की गाड़ी इस शब्द का प्रयोग पाते हैं। रदनिका उनको मिट्टी की गाड़ी देती है और यही मिट्टी की गाड़ी है जो इस पूरे नाटक का नाम है मृच्छकटिकम। ये जो है इस मार्मिक दृश्य से, चूंकि बच्चा रो रहा है,
रदनिका उसे मिट्टी की गाड़ी देती है, बच्चा सोने की गाड़ी के लिए जिद करता है। लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि एक गरीब के घर में अगर बच्चा दूध के लिए भी रोता है तो उस गरीब की अंतर वेदना जो है हम आप उसको अनुभव मात्र करते हैं। तो यहां पर जो एक ये मार्मिक दृश्य उभरता है, उस मार्मिक दृश्य से अभिभूत होकर के वसंत सेना उस मिट्टी की गाड़ी में अपने आभूषणों से उस मिट्टी की गाड़ी को भर देती है और कहती है कि भाई इन्हीं से सोने की गाड़ी बनवा लेना, या ये देखो तुम्हारी जो गाड़ी है वो सोने की गाड़ी हो गई। इस दृश्य की मार्मिकता से ही प्रभावित होकर के लेखक ने इस प्रकरण का जो शीर्षक है, इस प्रकरण का नामकरण मृच्छकटिकम किया है, यानी मिट्टी की गाड़ी की घटना पर आश्रित प्रकरण यह नाम रखा है। इस अंक के मुख्य दृश्य में वसंत सेना भ्रमवश सकार एक जो विलन है, प्रतिनायक है, प्रोटैगोनिस्ट जिसे हम कहते हैं, कि उस शकार की गाड़ी को चारुदत्त की गाड़ी समझकर उसमें बैठ जाती है और चारुदत्त की गाड़ी में जो कारागार से, जेल से भागा हुआ आर्यक है, मैंने इसकी सूचना पीछे चतुर्थ अंक में दी होगी, और उसमें वो आर्यक जो है यही सत्ता परिवर्तन करता है कि उस समय के जो भ्रष्ट राजतंत्र, भ्रष्ट जो शासन का जो राजा है, जो नेतृत्व करने वाला पालक है, उसको सत्ता से उतारता है। तो वह जेल में बंद था, वही आर्यक भाग रहा है, जेल से भाग रहा है और वह छिप करके चारुदत्त की उस गाड़ी में बैठ जाता है। मार्ग में जो चंदनक है, जो शकार का सिपाही है, वह जो पुलिस है, आरक्षी है, सुरक्षा कर्मी है, वो सिपाही जो है ना आर्यक को पकड़ता है, लेकिन उसको अभय दान देता है, उसको कहता है ठीक है जाओ, और उसकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। और आगे देखेंगे कि इस प्रकार जो ये षष्ठांक जो है एक पूरी तरह से विचित्र घटनाओं से पूर्ण है और पूरे नाटक के नामकरण का समर्थन भी करता है। मित्रों, यद्यपि ये छोटी सी घटना है, लेकिन आपने जो छोटी कहानी पढ़ी अभी जो मैंने आपके सामने रखी, उनमें दो बातें आई थी। एक बात यह थी कि जो सोने का आभूषण, जो मिट्टी की गाड़ी है, उस मिट्टी की गाड़ी को सोने की गाड़ी में परिवर्तित कर देना, अर्थात उसमें वसंत सेना अपना सुवर्णाभूषण डालती हैं और कहती हैं कि या तो इससे सोने की गाड़ी बनवा लेना, या ये देखो तुम्हारी गाड़ी भी सोने की गाड़ी हो गई। तो मिट्टी की गाड़ी का सोने की गाड़ी में विपर्य, अर्थात प्रवहन विपर्य। एक तो ये नामकरण की ओर संकेत है, और दूसरा जो पूरे नाटक की घटना, जिसको कह सकते हैं कि एक रोमांच, एक सस्पेंस जो है, जो आगे आने वाला जो तख्ता परिवर्तन है, जो वसंत सेना और चारुदत्त के बीच में जो एक विभेद कह सकते हैं कि दोनों का दूर होना, विरह आदि जो होगा, फिर पुनर्मिलन होगा, इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण इसी में होता है। और शकार की गाड़ी में वसंत सेना का बैठ जाना, जबकि बैठना नहीं था उसमें, और चारुदत्त की गाड़ी में आर्यक का बैठ जाना, बल्कि चारुदत्त की गाड़ी में वसंत सेना को बैठना था और आर्यक के लिए कोई गाड़ी निश्चित नहीं था। लेकिन वसंत सेना और आर्यक के बीच में जो ये गाड़ी का परिवर्तन होता है, इस दृष्टि से भी इस नाटक का नामकरण प्रवहन विपर्यय, जो इस अंक का नामकरण है, प्रवहन विपर्यय रखा गया है। अगर हम इस पात्र का, इस पूरे अंक का एक संक्षिप्त परिचय लें तो हम इस प्रकार देखते हैं कि इस पूरे अंक में कुल 27 पद्य हैं। ठीक है, अगर चरित्र को हम देखें, जो चरित्र के विषय में चर्चा करें, तो कुल 10 चरित्र इसमें है मंच पर आना जाना जो लगा रहता है, जिसमें 3 स्त्री चरित्र है और 7 पुरुष चरित्र है। जो प्रवेश का अनुक्रम है, यानी कौन कब मंच पर आता है, या पहले कौन मंच पर आता है और बाद में कौन मंच पर आता है, तो उस प्रवेशानुक्रम से मंच पर यदि हम पात्रों की उपस्थिति को देखें तो वह सबसे पहले हम देखते हैं चेटी आती है, फिर वसंत सेना, फिर रदनिका, फिर दारक, फिर स्थावरक चेट, ये गाड़ी वाला है, फिर आर्यक, फिर वर्धमानक चेट, यह भी गाड़ी वाला है, यानी 2 गाड़ी वाला होगा, एक शकार का और एक चारुदत्त का, और चंदनक और वीरक ये 2 सुरक्षा कर्मी है। इसके साथ ही चर्चा के क्रम में कभी चारुदत्त की चर्चा आएगी जो मंच पर पद
नहीं है। धूता जो मंच पर हम नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं कथा चक्र में छठे अंक के जो पूरी कथा है, उस कथा में हम ऐसे पात्रों को पाते हैं जिनके मंच पर जिनकी उपस्थिति नहीं है। जैसा हमने कहा कि अब नाटक का नामकरण, मित्रों कई सारे संस्करण होते हैं हमारे साहित्य के। किसी भी एक साहित्य की चर्चा कर ले, हम अभी तत्काल चर्चा करते हैं कुमार संभवम की, तो इनके कई ऐसे संस्करण हैं जिनमें उनके उस सर्ग का नामकरण हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन कई ऐसे भी संस्करण है जिसमें प्रत्येक सर्ग के नाम हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जब हम नाटकीय दृष्टि से नाटक साहित्य में जाते हैं, नाट्य साहित्य में जाते हैं, तो उनमें भी हम नाट्य साहित्य में भी उस अंक का नाम पाते हैं। लेकिन कतिपय ऐसे संस्करण हैं, कई सारी प्राचीन पांडुलिपियां हैं जिनमें अंकों के नाम प्राप्त नहीं होते। लेकिन चूंकि हमें समग्रता से सारी सूचना आपके सामने देनी होती है, तो हम प्रायः हमारे पास भी एक ऐसा संस्करण है, आप लोगों के पास भी ऐसा संस्करण होगा जिनके अंक के अंत में लिखा होता है उनके अंकों का नाम। जैसे छठा अंक है, इसका हमने शुरू में ही कहा कि प्रवहण विपर्य है इसका नाम, और संस्कृत में आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रवहण विपर्ययो नाम षष्ठोंकः, अर्थात प्रवहण विपर्यय नामक यह छठा अंक है। जैसे कि मैंने सूचना दी, प्रवहण विपर्यय प्रतीक भी है। हम सभी जानते हैं कि हम सब लोगों का जो जीवन है वह एक गाड़ी में ही चलता है। एक प्रवहण रूप जो ये जिंदगी की जो गाड़ी है वह अपने आप में एक प्रवहण है, लेकिन हमारे जीवन में कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा आता रहता है। तो वो जो जीवन का जो ये विपर्य है उसका भी कदाचित इसमें संकेत है, और हम लोग सभी इस प्रवहण विपर्य के प्रतीक से अपने जीवन के अनुशासन को, अपने जीवनचर्या को, अपने जीवन व्यापार को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये विपर्य सदैव रहता है। जो आप लोगों ने, नीरज जो है हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हो चुके हैं, वो कहते हैं कि पहले रोया करता है नभ, पीछे इंद्रधनुष छाता है, रोने वाला ही गाता है। तो ये जो चीज है कि जो जीवन में रोता है वही गाता है, और जो गाता है वही रोता है। सुख दुख है दोनों जीवन में, दोनों मिलते जीवन क्रम में, सुख पाने से पहले दुख मूल्य अरे कुछ बढ़ जाता है, रोने वाला ही गाता है। अर्थात जो सफरिंग है, जो दुख है, उसकी घड़ी हमें लंबी प्रतीत होती है, और सुख की जो प्राप्ति की जो एक प्रक्रिया है वो बहुत दूर हमें दिखाई देती है। इस मृच्छकटिकम में भी हम देखते हैं कि जो दरिद्र चारुदत्त का जो ये जीवन है वो इसी प्रकार का दुख से परिपूर्ण है, और अंत में जाकर के उनको सुख की प्राप्ति होती है। तो यह भी एक प्रकार की जीवन का जो विपर्य है, हम इसमें प्रवहण विपर्य के इस प्रतीक में रखते हैं। प्रवहण विपर्य यदि नामकरण अगर नाटककार ने किया है तो उद्देश्य केवल एकमात्र नहीं है कि घटना मात्र की ओर संकेत देना। घटना तो हम कह सकते हैं कि अभिधेय है, लेकिन उसका जो प्रतीक है, उसका जो व्यंग्य है, वह जीवन का है। और प्रायशः जितने भी श्रेष्ठ कवि हुए हैं सबने इसकी ओर संकेत दिया है, और उस संकेतात्मकता का रूप कदाचित भिन्न हो सकता है। जैसे हम पाते हैं चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च, महाभारत में भी यह पंक्ति प्राप्त होती है, और पंचतंत्र और हितोपदेश में भी यह पंक्ति प्राप्त होती है कि चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। महाकवि भास स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक में कहते हैं कि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। उसी प्रकार महाकवि कालिदास अपने मेघदूतम के उत्तर मेघ में कहते हैं कि नीचैर गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमिक क्रमेण, कि ये जो जीवन की जो दशा है वो पहिए की अरे की भांति है, कभी ऊपर कभी नीचे, अर्थात कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। गीता में भी इसकी ओर संकेत है। द्वितीय जो अध्याय है कि मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत। तो आगमापाई है और ये जो विपर्य है ये भी सदैव आगमापाई है, आना जाना लगा रहता है, आने जाने वाला है। तो कवि ने बड़ी ही दूरदृष्टि रखते हुए इस छठे अंक का नामकरण प्रवहन विपर्यय रखा है। इस पूरे नाटक का जो छठे अंक का अगर हम स्थान कहें कि कहां पर इस अंक की घटना घटित होती है, तो इसे हम राजमार्ग मानते हैं, क्योंकि राजमार्ग पर जो गाड़ी चलती है इसे केवल राजमार्ग ही हम ना समझें, कुछ हिस्सा तो है वो राजमार्ग पर घटित होती है और कुछ जो है वह चारुदत्त के पुत्र रोहसेन और रदनिका के साथ एक गृह विशेष में वह घटना घटती है। तो दो प्रकार हम पाते हैं इसके स्थान हैं। इस कथा का अगर समय हम जाने, काल क्या हो सकता है, कैसे है, तो आप देखेंगे कि पंचम अंक की कथा के दूसरे दिन प्रातः में जो वसंत सेना है वो पुष्प करंडक उद्यान में जाने को उद्यत है। पुष्प करंडक एक विशिष्ट उद्यान है, जैसा कि नाम से ही है पुष्प, और करंडक कदाचित इससे हंस की ओर संकेत है, अर्थात एक ऐसी जगह जहां पर आपको गार्डन तो है ही, साथ में हो सकता है कि लेक भी हो। तो उस काल में भी हमारी परंपरा में अच्छे अच्छे उद्यानों का हम उल्लेख पाते हैं। भास के नाटकों में आप पाएंगे कि वासवदत्ता हो, पद्मावती हो, उदयन हो, विदूषक हो, वो भी एक उद्यान में खेलते हुए दिखाई देते हैं। उनका मिलन उद्यान में होता है। चारों एक साथ एक उद्यान के एक हिस्से में आप पाएंगे कि उदयन है और विदूषक है, और दूसरे हिस्से में वासवदत्ता और पद्मावती है। तो हमारे साहित्य में भी, हमारे जो कह सकते हैं कि जो क्लासिकल एरा का जो समाज है, उस समाज में भी लोगों में ये उद्यान आदि के प्रति प्रचुर आकर्षण दिखता है आज की तरह। इसीलिए यहां पर हम पाते हैं कि वसंत सेना जो है वो चारुदत्त से मिलने के लिए, एकांत मिलन के लिए जा रही हैं, अभिसार के लिए जा रही हैं पुष्प करंडक उद्यान में। तो वो जाने के लिए उद्यत है। तो चूंकि प्रातः काल है, हम कह सकते हैं कि वही 9 साढ़े 9 बजे का समय होगा, और जो दिन है वो फाल्गुन शुक्ल दशमी की घटना है। जो फागुन महीने का जो शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि है, उस तिथि की ओर हम संकेत पाते हैं, उसकी घटना है। आप कहेंगे कि एग्जैक्ट ये डेट हमने कैसे निकाला, तो हमने नहीं निकाला, बल्कि जो हमारे दो साक्ष्य होते हैं, एक अंतः साक्ष्य, एक बहिः साक्ष्य। तो जो अंतः साक्ष्य है वही इसकी सूचना देता है कि फाल्गुन शुक्ल दशमी के दिन की ये घटना है, जिसमें कि प्रवहन विपर्यय होता है। वासवदत्ता वसंत सेना बैठ जाती हैं शकार की गाड़ी में, और आर्यक बैठ जाता है चारुदत्त की गाड़ी में। अगर और देखें कि इसमें जो घटना घट रही है, जैसा हमने कहा कि ये घटनाएं हैं, प्रवहन विपर्यय होता है, इसमें वीरक और चंदनक का कलह होता है, तथा आर्यक के पलायन आदि के पश्चात उद्यान तक पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे होने चाहिए। अगर आप समय ड्यूरेशन भी आप देखेंगे कि पूरे छठे अंक की पूरी कहानी कितने समय में खत्म होती है, तो वो भी मैंने आपके सामने रखा कि यह लगभग 3 घंटे की कहानी है। वो इस रूप में कि वसंत सेना अपने घर से निकलेगी, गाड़ी परिवर्तन होगा, वहां से रास्ते में वीरक और चंदनक नामक जो 2 सुरक्षा कर्मी हैं, वे इन दोनों की गाड़ी को रोकेंगे, उसमें कुछ हम समय दे सकते हैं। आर्यक जो है वो भागता है, उसके पश्चात जो उद्यान तक पहुंचने के लिए लगभग चाहिए हमें 3 घंटे, तो वो 3 घंटे का समय है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। समय जैसा मैंने कहा कि ये 9 साढ़े 9 10 बजे का समय हो सकता है, इसीलिए दिन के लगभग 10 बजे। अब ये 10 बजे जो है वो डिट्टो नहीं है, हम इसे 9 बजे भी 8 बजे भी रख सकते हैं, हम इसे 11 बजे भी रख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का प्रातःकालीन वर्णन है, तो ये समग्र निकलते निकलते हम ये कहते हैं कि 9 से लेकर के 10 बजे तक की ये घटना है।
पूरे नाटक के दृश्य को अगर हम समझें, मित्रों, ये जो मैं छोटी छोटी सूचना आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसके पीछे मूल कारण यही है कि हमारे जो जो टारगेट, जो आप लोग जो कह सकते हैं कि जिनको ध्यान में रख करके मैंने अपने इस व्याख्यान का परिवर्धन किया है, उसमें अधिकांश जो हमारे सुनने वाले होते हैं वे विश्वविद्यालय स्तर के छात्र होते हैं। और विश्वविद्यालय स्तर के जो ऐसे छात्र होते हैं वो विविध परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति देते हैं। उन्हीं परीक्षाओं में जो सर्वाधिक प्रधान एक परीक्षा है वो जेआरएफ की होती है, जिसे हम नेट कहते हैं, और उसमें इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे याद रखें? ऐसे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि ये किस समय की घटना है, या ये ऐसे क्या है, ये प्रवहन विपर्य के क्या क्या अर्थ निहितार्थ हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रख करके मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार की ऑब्जेक्टिव जो इंफॉर्मेशन है वो रखने की कोशिश करता हूं। और उसी क्रम में मैं एक पूरे दृश्य जो है, पूरे छठे अंक का दृश्य किस तरह से डेवलप होता है, किसके बाद कौन सी घटना घटती है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो एक क्रोनोलॉजी ऑफ जो सीन है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंच पर क्या होता है कि वसंत सेना और चेटी का संवाद होता है। ये चेटी वसंत सेना की चेटी होगी। उसी के बीच रदनिका और रोहसेन, रदनिका जिसकी सूचना दे दी है, रोहसेन जो कि चारुदत्त का पुत्र है, ये दोनों का प्रवेश होता है। इसी प्रवेश क्रम में वसंत सेना और रदनिका का संवाद होता है, जहां पर कि रदनिका जो आभूषण है उसे लेने से मना करती है। इन्हीं सारे संवाद के बीच में जैसा मैंने कहा कि रोहसेन जो है वो अपने बालपन में है, तो बाल सुलभ भाव से वो सोने की गाड़ी का आग्रह करने लगता है। वसंत सेना उनके उस आग्रह से अभिभूत होकर के, प्रभावित होकर के उनके आग्रह को पूरा करती है, अपने समस्त आभूषण को दे करके उस गाड़ी में डाल करके। इसके बाद चंदनक और वीरक, इन दोनों की आपस की लड़ाई होती है। अब आपस की लड़ाई, ये बड़ा अच्छा कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ ह्यूमर भी इसको हम कह सकते हैं, कि इसको अगर आप एक कॉमेडी बना करके भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या एक इसको हम सीरियस फॉर्मेट से भी मंच पर, स्टेज पे इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कलह जो है ये दोनों दो सुरक्षा कर्मी के बीच में है। इसी प्रकार की जो कलह है, या इसी प्रकार की जो हम कह सकते हैं बात, वो अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक में जो प्रकरण है एक, जहां पर वो मत्स्य वाला प्रकरण है, मछली वाला प्रकरण है, जहां पर कि जानुक, सूचक और धीवर प्रकरण जो है और राजस्याल है, उन सब की तरह की ही एक हम कह सकते हैं कि यहां पर ये घटना घटित होती है, कलह होता है दोनों में, रुकना होता है। उसके बाद देखिए, जो प्रथमतः वसंत सेना एवं चेटी विदूषक चारुदत्त के पास प्रातः काल आता है। चारुदत्त पुष्पकरंडक नामक उद्यान में आ जाता है। दैट मीन्स कि पुष्पकरंडक उद्यान में चारुदत्त पहले से ही वसंत सेना की प्रतीक्षा कर रहा होगा। इसी प्रकार उसकी मिट्टी की गाड़ी में वो सोने का आभूषण डाल देती है, और वसंत सेना उस आभूषण को डालने के बाद, अर्थात उस दृश्य का जब पूर्णता होती है, उसके बाद वो भी अपने को तैयार करती है पुष्पकरंडक उद्यान में। और वो वसंत सेना के लिए चारुदत्त ने गाड़ी भेजी है। अब चारुदत्त ने वसंत सेना को ले जाने के लिए गाड़ी भेजी है। स्पष्ट है कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका, इन दोनों के बीच में एक विश्वास का जो आधार है वह पूरी तरह से कायम हो चुका है। विश्वास भूमि जो है वो पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। इधर क्या होता है कि ब्रह्मवश चारुदत्त की गाड़ी में, जो चारुदत्त की गाड़ी थी उसके आसपास ही शकार की गाड़ी खड़ी होती है, जिसमें जाकर के वो बैठ जाती है। इसी समय पालक द्वारा जो बंदी बनाया गया आर्यक है, वो आर्यक जेल से भाग करके आता है और चारुदत्त की गाड़ी को खाली पा करके उसमें बैठ जाता है। यहां पर आर्यक का यह उद्देश्य है ही नहीं कि वो इन दोनों में से किसी एक गाड़ी में बैठेगा, बल्कि आर्यक तो जेल से भागा हुआ है, और उससे भागने के कारण वो रक्षकों से छिपना चाहता है। क्यों? क्योंकि जंजीर में जकड़ा हुआ है, दाढ़ी बढ़ी होगी जैसे कैदी होता है, तो लोगों को उनके ऊपर में एक हो सकता है कि वो लोग उनको पकड़ करके दे दे, तो इसलिए अपने को छिपाने के लिए उस गाड़ी में खाली देख करके वो बैठ जाता है, क्योंकि वो गाड़ी में एक पूरी तरह से पालकी की तरह है, जिसमें कि कवर किया हुआ है, बाहर के लोग उनको देख नहीं सकते।
रास्ते में दो रक्षक, जैसा अभी हमने कहा, चंदनक और वीरक, गाड़ी को रोकता है। चंदनक आर्यक को देख करके रक्षा का वचन देता है, और जब वीरक उस गाड़ी को देखना चाहता है तो चंदनक उस वीरक से लड़ने लगता है। हम कह सकते हैं कि चंदनक का एक समर्थन आर्यक को प्राप्त होता है। आर्यक के उद्देश्य, आर्यक के लक्ष्य को जान करके चंदनक उनको समर्थन देने का वचन देता होगा, और यही कारण है कि जो वीरक उसको रोकना चाहता है उस गाड़ी को, या उस गाड़ी का इंस्पेक्शन करना चाहता है, तो वह उससे झगड़ा करने लगता है। यही इस अंक की कहानी का हम कहते हैं कि यहां अवसान होता है। मित्रों, इन छोटी छोटी सूचनाओं को आप चाहें तो इनको एक जिस्ट बना करके अपने स्मरण के लिए अपने कॉपी बुक में नोट कर सकते हैं। हम अपने इस प्रकरण को और लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। इस बीच आप लोगों ने जो ध्यान से सुना उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।